सो वेलकम बैक गाइस। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का, जो कि है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सो इस चैप्टर में हम वही टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में से हटा दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और वही टॉपिक्स को कवर करेंगे जो सिलेबस में मेंशन है। सो लेट्स बिगिन। चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। सो देखो, ये हमारी पहला टॉपिक है जिसको हम समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात हमें इसमें ये समझना है कि ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो इंडिया को फेस करने पड़े अपनी डेमोक्रेसी को बिल्ड करते वक्त, या फिर जब वो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर रहे थे हमें ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो उन्हीं के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहला पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट। देखो, सबसे पहले बात हम कॉलोनियल रूल की बात करें। हमें भी पता है इंडिपेंडेंस से पहले हम पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे एंड हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, विच मीन्स हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सब ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमें आजादी मिली तो अब कल हम ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं रहे एंड नाउ वी आर नो मोर अ ब्रिटिश कॉलोनी। सो अब जो भी है हम एक सोवरेन कंट्री है, अब हम खुद को रूल कर सकते हैं, हम पे खुद की पावर है, खुद की ऑटोनॉमी है। सो ये चीज डिसाइड होने लगी कि इंडिपेंडेंस से पहले अगर हमें ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे तो अब हमें कौन सी गवर्नमेंट बनेगी इंडिया में जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद रूल करेगी, उसको गवर्न करेगी, लॉज बनाएगी, सब चीजें मैनेज करेगी। तो यही चीज होने लगी। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो जो मोस्टली जो चीजें जो इंडिपेंडेंट होती थी, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, वो क्या करती थी, कोई तो डेमोक्रेसी को अपना लेता था, कोई वन पार्टी रूल को अपना लेता था, कोई आर्मी रूल अपना लेता था। तो हम पे काफी सारे चॉइसेस थी, टाइप्स थे कि हम नॉन डेमोक्रेटिक रूल की तरफ जाए या फिर हम डेमोक्रेटिक रूल की तरफ जाए। बट अगर हम इंडियन सोसाइटी देखा रहे तो इंडिया के पास्ट की बात करें तो हमारी सोसाइटी में काफी सारे डिफरेंसेस थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो कि हमें खत्म करने थे और हमारे यहाँ पे यूनिटी हमें मेंटेन करके रखनी थी। तो अगर इंडिया का अगर देखे एक पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरफ क्या स्टैंड रहा, तो हमें कैसी गवर्नमेंट चाहते जो इन चीजों को मैनेज कर सके, यूनिटी को मैनेज करके चले, एक रिड्यूस करे डिफरेंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को सोसाइटी में। सो यही हमारा था कि पोस्ट कॉलोनियल के बाद हम एक ऐसी गवर्नमेंट लेंगे जो इन चीजों को करेगी, सोल्व इन इश्यूज को। इंडिया इंडिया क्या करता है, इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ जाता है, वो डेमोक्रेसी को चुनता है। एंड डेमोक्रेसी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें हम सब ऑर्डिनरी सिटीजन, हम सब आम नागरिकों को अधिकार होता है, राइट होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। और एक रीजन ये भी था कि डेमोक्रेसी एक वे रहेगा प्रॉब्लम सोल्व करने का, पॉलिटिक्स में भी और पब्लिक इंटरेस्ट में भी मैनेज करके रखेगा, रिड्यूस करेगा डिफरेंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को। एंड गाइज, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, सो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो एडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को एंड साइन करा जाता है 24 जनवरी 1950 को। एंड इफेक्ट मींस जब वो लागू कर दिया जाता है, कब इन्फोर्स होता है, तो वो होता है 26 जनवरी 1950 को। एंड गाइज, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फेज था, जब काफी सारी सिचुएशन थी, कंडीशन चल रही थी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, तो उन सबको मैनेज करने के लिए एक गवर्नमेंट बनाई जाती है जो एक इंटरिम गवर्नमेंट होती है, बेसिकली एक टेम्पररी गवर्नमेंट जो एक कुछ टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास सिलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी नहीं एंड हमें बहुत जल्दी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनानी थी, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी ऑप्ट कर रहे हैं और हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए होगी जिसको लोग इलेक्ट करेंगे, वहां के लोग वोट करेंगे उस देश के। सो यही रीजन था, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं पहले ताकि वो चीजें मैनेज कर सके और उसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बना सके। सो देखो, इलेक्शन कमीशन बनाई जाती है। इलेक्शन कमीशन एक बेसिकली एक बॉडी है जो कि जनवरी 1950 में बनाई जाती है, जो क्या करती है, जिसका मेन रोल ये है कि वो इलेक्शन करवाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो गाइज, जो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, वो एक एक्सपेक्टेड डेट देती है, वो एक्सपेक्ट करके चलती है कि हम 1950 में इलेक्शन करा देंगे। एंड गाइज, यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है आपके सीयूईटी और बोर्ड्स के एमसीक्यू से रिलेटेड, कि अगर आपको पूछा जा सकता है कि सुकुमार सेन कौन थे, तो सुकुमार सेन हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इलेक्शन कमीशन के। सो गाइज, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। सो देखो, प्रॉब्लम्स की बात करें तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही थी, इंडियन पॉपुलेशन। सो इंडियन पॉपुलेशन की अगर आप बात करो तो वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी एंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए डायरेक्टली इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल था। एंड गाइज, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो सब कह रहे थे कि इंडिया ऐसा कर नहीं सकता, इंडिया का भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकता क्योंकि उसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और वो तो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है, अभी अभी आजाद हुई है, तो वो कैसे ये सब मैनेज
करेगी, ऐसे बोले जा रहा था कि वो नहीं मैनेज कर पाएंगे इलेक्शन, क्योंकि एक तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ऊपर से लिटरेसी रेट कम है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है और वो इलेक्शन बेसिकली फेल हो जाएंगे और डेमोक्रेसी भी फेल होगी इंडिया में। बट गाइस स्टिल हम इलेक्शन कराते हैं। एंड सेकेंड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग कराते हैं। सो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग जितने भी 18 ईयर्स के लोग हैं, 18 साल के हो चुके हैं और उससे ज़्यादा उम्र के हैं, उनको राइट टू वोट का अधिकार होता है। सो गाइज उस टाइम में बात करें तो 17 करोड़ वोटर्स थे, जिसमें से 15% सिर्फ लिटरेट थे। मतलब अगर 17 करोड़ वोट देने वालों की संख्या है तो उसमें से सिर्फ 15% या फिर 15% ही ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे। एंड गाइज एक बार बता दूं कि हमने स्टार्टिंग से ही अपने इंडियन पॉपुलेशन में वुमेन्स को भी राइट दिया था, राइट टू वोट का, जो कि अगर हम यूरोप में बात करें उस टाइम पे डायरेक्टली नहीं दिया गया था जब इलेक्शंस हुए थे। बट स्टिल हमने फर्स्ट इलेक्शन में ही वुमेन्स को भी राइट दे दिया था वोट देने का। डेलिमिटेशन। सो देखो, डेलिमिटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटते हैं या फिर टेरिटरी को बांटते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ताकि हम इलेक्शंस को करा सके इजीली। जैसे मान लो एक टेरिटरी है, उसमें हमने 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट दी, तो वहां पे उस जो रीजन होगा, उस टेरिटरी होगी, वो जो स्टेट होगा, तो उसमें अगर हमने 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी तो वहां पे 10 सीट रहेंगी। तो इससे हमें इलेक्शन होगा, हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करा पाएंगे एक सीट के। समझे? फोर्थ, इलेक्टोरल रोल्स। सो देखो गाइज, आपको इलेक्शन कराने से पहले सबकी पहले वोटर लिस्ट तैयार करनी थी, क्योंकि देखो अगर आपको इलेक्शन कराने तो आपको सबकी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि कौन क्या, किसका क्या नाम है, ताकि वोट फ्री एंड फेयर हो। ये नहीं हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के नाम पे वोट देके जा रहा है, ये ना हो कि 18 से कम एज वाले लोग वोट दे रहे हैं। सो इसके लिए हमें सबसे पहले वोटर लिस्ट बनानी थी। एंड गाइज 40 लाख वुमेन्स का नाम लिखा गया वोटर लिस्ट में, बट उनको डायरेक्ट नाम नहीं लिखा गया, उनको लिखा गया वाइफ ऑफ डैश, वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ डैश, ऐसे करके। एंड गाइस 40 लाख वुमेन्स का नाम तो लिखा गया वोटर लिस्ट में, बट वो डायरेक्टली नहीं लिखा गया, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा था। एंड उसको ऐसे लिखा रहा था कि वाइफ ऑफ डैश, डॉटर ऑफ डैश, जो कि आगे जाके इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज कर देता है एंड डायरेक्टली नेम से लिखने को बोलता है। एंड गाइस फर्स्ट टाइम हम लार्ज स्केल इलेक्शन कराते हैं जिसमें टोटल 3200 एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की फॉर्म होती है। एंड गाइस 489 एमपीज होते हैं लोकसभा में। एंड गाइस इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ट्रेंड भी करता है 3 लाख ऑफिसर्सों को और पोलिंग स्टाफ को। बेसिकली देखो, इलेक्शन कराने के लिए अगर आप वोटिंग करा रहे हो तो आपको लोग चाहिए होंगे जो हर जगह पे, हर एरिया में वोट मैनेज करेंगे, कि आपको बंदा आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे कि वोटर लिस्ट में इसका नाम है कि नहीं है, तो ये वोट दे पाएगा। तो उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए होगा कि जो चीजें मैनेज करेगा, एंड स्टाफ को एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये चीजें कैसे मैनेज करनी है। तो उसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख से ज्यादा लोगों को, ऑफिसर्स को ट्रेन किया था पोलिंग स्टाफ के लिए। एंड गाइस एक इंडियन इलेक्टर थे जो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे इंडिया के इलेक्शन को। वो बोल रहे थे कि ये जो इलेक्शंस है इंडिया के, ये एक तरीके से बिगेस्ट गैम्बल है इन हिस्ट्री में, कि बहुत बड़ा जुआ अब तक का इतिहास में। बस फाइनली हम लार्ज स्केल पे इलेक्शन कराने में सक्सीड हो जाते हैं। एंड अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में हम इलेक्शंस कराते हैं, इंडिया के जनरल इलेक्शंस। एंड गाइस को आप बेसिकली 1952 इलेक्शंस के नाम से जानते हो। एंड गाइस इसे हम एक लैंडमार्क बनाते हैं, हम एक बहुत बड़ी चीज अचीव करते हैं जो कि किसी ने आज तक नहीं करी थी, खासकर तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ने इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इतने बड़े स्केल पे इलेक्शंस कराना, जो कि कोई नहीं कर रहा है, बट इंडिया एक लैंडमार्क सेट करता है। सो देखो 4 कैंडिडेट्स होते हैं पर सीट, 50% से ज्यादा वोट्स आए थे और रिजल्ट देखे तो सेटिस्फैक्ट्री था। क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे, उनकी आवाज चुप हो गई, वो बोल नहीं रहे थे, वो भी शॉक हो गए इंडिया को देख के कि कैसे एक इंडिया, एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ने इतने बड़े स्केल पे इलेक्शंस कराए और वो सक्सेस हासिल करी। अब हम बात करेंगे ईवीएम की। सो बेसिकली ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो गाइस अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड इलेक्शन के, तो उसमें जो वोटिंग थी वो एक डब्बे में या स्टील बॉक्स में करी जाती थी, जिसमें हमें एक ब्लैंक पेपर दिया जाता था। एंड उस पर जो बैलेट पेपर भी कह सकते हो, उस पर हमें अपना वोट लिखना होता था कि हम किसको वोट दे रहे हैं। एंड वो उस वोट को फोल्ड करके हमें उस बॉक्स में डालना होता था स्टील के। ऐसे वोटिंग करी जाती थी, देन उसको काउंटिंग होती थी और इलेक्शन का रिजल्ट आता था। और थर्ड इलेक्शन में बात करें तो वोटिंग होने लगी स्टैंप पे, कि एक पेपर होगा उस पर हमें स्टैंप लगानी होगी, और ये प्रोसेस 40 ईयर्स तक चला। एंड गाइस इसके बाद जब एंड आने लगा 1990s का और 2004 का, तब एक चीज इंट्रोड्यूस हुई 2004 में, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो बेसिकली वो एक मशीन होती है
लाइक ये वो मशीन है आपके सामने, काफी बड़ी होती है, तो उससे पेपर है, उस पर काफी सारे बटन होते हैं ऐसे करके, ऐसे, एंड यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिखा होता है और कैंडिडेट की फोटो लगी होती है उस मशीन पे। तो आपको जब वो पे वोट करने जाना है तो आपको देखना आपको कौन सी पार्टी को वोट देना है और आपको कौन से कैंडिडेट को वोट दे रहे हो। तो जो आपका कैंडिडेट है, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो, जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हो, जिस कैंडिडेट को आप इलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके साइड में जो बटन होता है उस पर आपको क्लिक करना होता है और आपका वोट मार्क हो जाता है। एंड गाइज ये प्रोसेस था न्यू ईवीएम मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।